वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर अनिल कटारा एंड आई टीच बायोलॉजी फॉर नीट क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th. Along with the class 11th and class 12th NEET, I also teach biology for foundations class 9th and class 10th. The reason behind is this कि क्लास 11th का जितना भी बेसिक्स है, जो भी चैप्टर आप क्लास 11th को उठा के देख लो तो आपको लगेगा कि ये चैप्टर तो हमने क्लास 9th में भी पढ़े हैं. यानी क्लास 9th का बायोलॉजी क्लास 11th का एडवांस. सिमिलरली क्लास 10th का बायो क्लास 12th में आपको एडवांस फॉर्म में मिलेगा. तो 11th और 12th या नीट का अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो ये सारी चीज 9th क्लास में छुपी हुई है. गॉट इट. सो अपन देखते हैं सबसे पहले क्लास 9th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज अ क्लासिफिकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टेमेटिक वे में क्लासिफाई करना सिस्टेमेटिक्स कहलाता है. और जब हम क्लासिफाई करेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे. उसी कैटेगरी को हम वन वर्ड में बोलते हैं टेक्सा. क्या बोलते हैं? टेक्सा. अलग अलग कैटेगरी को वन वर्ड में क्या बोलते हैं हम? टेक्सा. तो अलग अलग कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना, यानी अलग अलग टेक्सा में ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना टेक्सोनॉमी कहलाएगी. तो आपने देखा होगा कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो जो सबसे बड़ी कैटेगरी है उसको बोलेंगे हम किंगडम. क्या बोलेंगे? किंगडम. जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे इस पूरी अर्थ को डिवाइड करना है तो मैं अर्थ को डिवाइड कर सकता हूं दो बड़ी कैटेगरी में. दैट इज आई मीन डिवाइड कर सकता हूं डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में. तो कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा एक कैटेगरी हो गया. एक कॉन्टिनेंट्स में बहुत सारी कंट्री होगी. फिर फर्दर जो कॉन्टिनेंट्स होंगे उसको मैं डिवाइड करूंगा छोटी कैटेगरी में, दैट इज अ कंट्री. फिर हर कंट्री को मैं डिवाइड करूंगा और छोटी कैटेगरी में, दैट इज स्टेट्स. एंड स्टेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल फर्दर कैटेगरी, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट ऑन स्मॉल कैटेगरी तहसील. तहसील के बाद आप बोल सकते हो विलेज. विलेज के बाद अगर आपको कैटेगराइज करना तो उसकी कॉलोनीज, स्ट्रीट्स, दैट्स वाई. तो इस तरीके से हम इस अर्थ को कैटेगराइज करते हैं. तो अगर मैं बोलूं कि आई बिलोंग टू विच कॉन्टिनेंट तो आंसर विल बी एशिया. तो एशिया कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी कैटेगरी में नहीं, बहुत सारे पाकिस्तान वाले भी एशिया में होंगे. गॉट इट. श्रीलंका वाले भी एशिया में होंगे. अब इस कैटेगरी को मुझे थोड़ा सा छोटा करना है तो मैं बोलूंगा आई बिलोंग टू इंडिया. अब इंडिया में तो 130 करोड़ लेते हैं तो इस इंडिया की कैटेगरी को भी थोड़ा सा और छोटा करूंगा कि आई बिलोंग टू एमपी. नाउ इन एमपी वेयर? इन भोपाल डिस्ट्रिक्ट. इन भोपाल डिस्ट्रिक्ट वेयर? इन हुजूर तहसील. इन तहसील वेयर? तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रीट्स या कॉलोनी आ जाएगी. उसी तरीके से अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना है अलग अलग कैटेगरीज में तो जो सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी बनेगी, जो सबसे बड़ा टेक्सा बनेगा, उसको बोलेंगे किंगडम. क्या बोलेंगे? किंगडम. एंड दिस किंगडम विल फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइलम. छोटी कैटेगरी किंगडम से छोटी कैटेगरी क्या है? फाइलम. यानी बहुत सारी फाइलम को मिला दे तब जाके किंगडम मिले. तो अगर मैं बात करूं 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस, तो मैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 बड़े किंगडम में डिवाइड कर रहा हूं. जैसे पूरी अर्थ को मैं कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर सकता हूं, उसी तरीके से सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैं 5 किंगडम में डिवाइड कर सकता हूं. तो 5 किंगडम में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना कहलाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस. और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले दिया था रॉबर्ट विटेकर ने. साइंटिस्ट का नाम क्या है? रॉबर्ट विटेकर. Whitaker is a scientist who give the 5 kingdom classifications. Got it? हाँ, 5 के पहले 4, 3, 2 ये भी आए थे, तो we will discuss later. सबसे पहले हम 5 को समझ लेते हैं क्योंकि इट इज अ वेरी सिस्टमेटिक एंड करेक्ट. 4 में डीमेरिट्स थी, 3 में भी बहुत सारी कमी थी, 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन में भी बहुत सारी कमी थी. तो कमी वाले पार्ट को हम बाद में समझेंगे, पहले परफेक्शन को समझ लेते. उस परफेक्ट सिस्टम को हम इम्परफेक्ट से आसानी से कंपेयर कर पाएंगे. तो सबसे पहले उसने क्या करा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनकी सेल्स को ऑब्जर्व किया और देखा कि जिन भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल्स के अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड था, यानी यूकैरियोटिक सेल्स,
और जिन भी सेल्स के अंदर का न्यूक्लियस नेकेड है, विदाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले इस लिविंग अलग अलग वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करने के लिए जो सबसे पहले की यूज करी उसको बोलेंगे टेक्सोनोमिक की। की इज अ कैरेक्टर, की इज अ व्हाट कैरेक्टर। उस कैरेक्टर के बेसिस पे अगर कैरेक्टर प्रेजेंट तो एक क्लास, कैरेक्टर एब्सेंट तो दूसरा क्लास। तो जो सबसे पहली की यूज करी, फर्स्ट की यूज करी इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करने के लिए, वो थी टाइप ऑफ सेल। इफ द सेल इज अ प्रोकैरियोटिक सेल यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और इफ द सेल इज a eukaryote then it is known as a eukaryotic organism। तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जो प्रोकैरियोटिक वाली सेल है, उनको डाल दिया एक सिंपल किंगडम, दैट इज अ किंगडम मोनेरा। इट इज अ फर्स्ट किंगडम। Got it? Now, अब the eukaryotic organism are large in number, they have different kind of varieties, तो इनको एक ग्रुप में रखना सही नहीं होगा, इनको फर्दर हम डिवाइड करेंगे। तो उसने सेकंड की यूज करी सिर्फ यूकैरियोटिक के लिए। इफ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैव ओनली वन सेल इन देयर बॉडी, यानी जो सेकंड की यूज करी होगी, वो क्या लिखूंगा मैं, जो सेकंड की यूज की होगी यूकैरियोट्स को डिवाइड करने के लिए, जो सेकंड की यूज की, फर्स्ट की तो उसने टाइप ऑफ सेल। तो पहला है ऑन बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल की प्रोकैरियोटिक सेल, तो किंगडम मोनेरा। यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म को फर्दर डिवाइड करने के लिए उसने सेकंड की यूज करी। की मतलब टेक्सोनोमिक की, मतलब एनी कैरेक्टर दैट कैन कैटेगराइज द ऑर्गेनिज्म। तो ये थी बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस। बॉडी में ऑर्गेनाइजेशंस कैसा है, सेकंड की वाज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस। मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस के बेसिस। ऑर्गेनाइजेशंस मतलब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल का ऑर्गेनाइजेशंस कैसा है। नाउ इफ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज अ यूनिसेल्युलर, इफ द यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, तो उसको बोल दिया किंगडम प्रोटिस्टा। विच किंगडम? प्रोटिस्टा। Simple. So what do you mean by the kingdom protista? The kingdom protista are the kingdom of living organism that are unicellular and have eukaryotic cell. Now बच गए क्या? मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो इस मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो देखो, अब जो मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसको फर्दर डिवाइड किया न्यूट्रिशन के बेसिस पे, फर्दर डिवाइड किया न्यूट्रिशन के बेसिस पे। गॉट इट? इफ द न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रोपिक, if the nutrition is what? The autotropic, then it is known as kingdom plantae. तो kingdom plantae include which living organism? Multicellular eukaryotic living organism that can perform photosynthesis, that can synthesize their own food. If the nutrition is saprophytic, मतलब saprophytic मतलब that decompose the dead living material, dead or decay material, that is, तो उनको बोलेंगे किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई इंक्लूड मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट वर्क एज अ सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट मतलब डिकम्पोजर, डेड ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करे, डिके करे। और द ऑर्गेनिज्म दैट आर multicellular eukaryotic but obtain their food by ingesting preformed food। जैसे कि प्लांट ने जो फूड बनाया उसको इंजेस्ट कर लिया, या किसी एनिमल्स को किल करके उसको इंजेस्ट कर लिया, तो उसको ऐसे इंजेस्टिव न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये हेट्रोट्रॉप्स है, तो इसको बोलेंगे किंगडम एनिमेलिया।
गॉट इट? तो कितने किंगडम हो गए? थर्ड किंगडम प्लांटी, फोर्थ इज अ फंगाई एंड फिफ्थ इज अ एनिमल। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस। तो अगर मैं बोलूंगा किसी भी ऑर्गेनिज्म को मोनेरा बोलने के लिए मुझे क्या चाहिए? सिर्फ उसकी सेल का टाइप। अगर सेल प्रोकैरियोट है तो मैं उसको मोनेरा बोल दूंगा। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को मुझे प्रोटिस्टा बोलना है तो उसकी सेल यूकैरियोट होना चाहिए और उसके पास सिर्फ एक ही सेल होना चाहिए, तो प्रोटिस्टा कहला जाएगा। बट अगर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है बट उसकी बॉडी में बहुत सारी सेल है तो वो कहलाएगी मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो उस मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्लांट बोलने के लिए उसके पास ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का तरीका होना चाहिए। फंगस अगर वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करती है, और एनिमल अगर वो प्री फॉर्म्ड फूड मटेरियल को इंजेस्ट करती, दैट इज अ होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो मुझे बताओ कि जंगल में आप घूमने गए, आपको एक अजीब सा एक ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, आप कैटेगराइज नहीं कर पा रहे हो उस ऑर्गेनिज्म को कि ये क्या है। तो आप उस ऑर्गेनिज्म को उठा के घर पे ले आए। घर पे लाने के बाद आपने उस ऑर्गेनिज्म को देखा, माइक्रोस्कोप में उस ऑर्गेनिज्म की कोई सेल निकाल के आपने देखी, तो उस सेल के अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड था, यानी वो मोनेरा नहीं हो सकता। गॉट इट? कहीं ना कहीं यूकैरियोट्स है। अब उसकी बॉडी में बहुत सारी सेल थी तो मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स है। अब उसकी बॉडी में जो जो भी सेल्स थी यूकैरियोटिक सेल्स थी, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म था, बट उसकी जो बॉडी थी बिल्कुल इतने छोटा सा एनिमल, छोटा सा ऑर्गेनिज्म था, बिल्कुल ऐसा प्लांट के ऊपर चिपका हुआ था। उसको लेके आ गया क्यूरियोसिटी में, और जब देखे तो उसका न्यूट्रिशन का जो तरीका था, वो जो ग्रो कर रहा था वुडन ब्लॉक पे, जो ग्रो कर रहा था वो वुड को डिकम्पोज करके धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, यानी समझ में आ रहा है कि वो डिकम्पोजिशन कर रहा है वुड्स का। तो आप बोलोगे उसको फंगस, तो घर में उठा के क्या लेके आ गए हो आप? फंगस। बट सपोज आप जंगल में घूमने गए, आपने देखा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चल फिर रहा है, तो देख के आपको समझ में आ रहा है चल फिर रहा है, मूवेबल है। तो मूवेबल तो जनरली एनिमल्स होते, तो डायरेक्टली एनिमल के पास आ जाएंगे। सपोज मैं आपसे पूछूं कि आपने कोई पॉन्ड वाटर को पीने से बीमारी फैल रही है लोगों में। अब आपको पता करना था कि इस पॉन्ड वाटर के अंदर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बीमारी कर रहा है। तो आपने जब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप से देखा, तो उस माइक्रोस्कोप के अंदर जब आपने उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा तो उसकी सेल्स में न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखाई दे रही थी, तो आप बोलोगे वो मोनेरा है, वो बैक्टीरिया है। गॉट इट? दैट्स ऑल। तो ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस। पहला किंगडम मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटी, चौथा फंगस एंड पांचवा एनिमेलिया। तो दैट इज अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस।